हेलो एंड वेलकम ऑल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, जो कि 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है साइंस में। इसमें मेनली हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे। एक है न्यूट्रिशन, एक और बाकी जो 2 है ये टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। और इसमें हम देखेंगे कि लिविंग थिंग्स कैसे अपना खाना बनाती है, ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में क्या फ़र्क होता है। जनरली हम प्लांट के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, एनिमल्स के बारे में थोड़ा कम बात करेंगे। क्लियर? तो आओ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट लिविंग थिंग्स एंड देयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। You know that all living beings need food to grow and to carry on certain life processes. Since plants are also living beings, they need food to grow and to carry on different life processes. But plants do not eat food like us or other animals. In this chapter, we will study how plants get their food. तो ये कह रहा है कि प्लांट है, एनिमल्स है, दोनों को फूड चाहिए, है ना, अपनी लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए। अब जैसे एक बच्चा है वो बड़ा होता है ना, तो उसकी बोन साइज बढ़ता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसको बढ़ते बढ़ते चोटें भी लगती है बहुत सारी, कभी गिर जाता है ना, कभी पैर में क्रैम्प आ जाता है। तो वो सब सही कैसे होता है? उसको सही होने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, या बड़ा होने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से? फूड से आते हैं। या एनर्जी चलने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, वो आती कहाँ से? फूड से आती है। तो ये कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो तो डिपेंड करते हैं और चीज़ों पर अपने फूड के लिए। जैसे आप हो, ठीक है, आप लोग या तो फ्रूट्स खाओगे या मीट खाओगे। फ्रूट्स खाओगे तो प्लांट से आएगा, मीट खाओगे तो वो जो आप मीट खा रहे हो, सपोज करो आप गोट खा रहे हो, तो गोट क्या खाएगी? घास फूस खाएगी, वो भी प्लांट खाएगी। तो इवेंचुअली सब कुछ कहते हैं प्लांट से ही आता है। या एक टाइगर है, वो सपोज करो एक डियर को खाता है, तो डियर क्या खाएगा? डियर सर्वाइवल के लिए घास खाएगा। अगर घास नहीं होगी या प्लांट नहीं होंगे तो डियर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और इवेंचुअली जो आपका लॉयन है या फिर टाइगर है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्लियर सी ये बात है कि जो प्लांट होता है वो सबको खाना देता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। हम तो जैसे भी जाएंगे प्लांट से फ्रूट्स खा लेंगे, ठीक है, या फिर आप चपाती खाओगे वो भी एक प्लांट से ही आपका आएगा, है ना। तो सीड्स आएगी, कुछ सीड्स खाते हो आप लोग, है ना। तो कहते कि जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद कैसे बना लेते हैं, उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड चेन। दे कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम बेसिक सब्सटेंसेज लाइक वाटर एंड मिनरल्स फाउंड इन द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अब देखो, हम लोग तो खा लेते हैं इधर उधर से सामान, ठीक है, औरों से लेके या औरों पे डिपेंड करके, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उन्हें बेसिकली 4 चीज़ें चाहिए होती है फूड बनाने के लिए, ठीक है। 4 चीज़ें चाहिए होती है फूड बनाने के लिए। पहली चीज़ होगी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक एटमॉस्फेयर में गैस है हमारी, जैसे ऑक्सीजन होती है ऐसे ही एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, जो हम रिलीज़ करते हैं जब सांस लेने के बाद छोड़ते हैं नाक से, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, गैस है एक, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ होती है वाटर। वाटर चाहिए प्लांट्स को, है ना। आपने देखा होगा शाम को हम डेली प्लांट्स को पानी डालते हैं जनरली, जिसके यहाँ प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से। जैसे हम न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? विटामिन, मिनरल्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हम फूड से लेते हैं। ऐसे ही जो प्लांट्स है वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेते हैं। और चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सनलाइट। सनलाइट के बिना जो है प्लांट वो खाना नहीं बना सकता, इसीलिए कहते हैं कि सनलाइट आएगी तो ही प्लांट चलेगा। अगर किसी प्लांट को सनलाइट नहीं मिल रही है तो वो चल नहीं पाएगा, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो खाना नहीं बना सकता है। इसके बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो आगे चलते हैं। दे गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग थिंग्स टू ग्रो एंड रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडी। All green plants convert solar energy into chemical energy for food. Animals cannot make their own food. They have to eat plants or other animals that feed on plants in order to survive. It is this reason that movement from one place to another in search for food and shelter is an essential part of animal life. तो यहाँ पे इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है लाइफ को। एक तो प्लांट लाइफ हो गई है, एक एनिमल लाइफ हो गई है ना। तो प्लांट लाइफ मतलब प्लांट्स है जिसके अंदर, एनिमल लाइफ मतलब एनिमल्स है, वो कोई भी एनिमल हो सकते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे उनके बारे में भी, ठीक है। तो अब ये कहना चाहते हैं कि प्लांट लाइफ है जो वो एक जगह स्टेबल रहती है। अगर एक जगह लगा दिया वो वहीं पे रहेगी, वो कहीं जाएगी नहीं, वहीं पे अपना खाना बनाएगी और खुद बनाएगी।
लेकिन जो प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ है उसको इधर उधर जाना पड़ेगा, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती है, उसको सर्च करना पड़ेगा फूड के लिए। जैसे हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था ना, हंटर गैदरर्स थे, वो क्या करते थे, फूल पत्तियाँ इकट्ठा करते थे, मीट इकट्ठा करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने वीट और बार्ले उगाना शुरू किया, है ना। तो इसी तरह जो एनिमल लाइफ है वो डिपेंड करती है प्लांट लाइफ पे खाने के लिए, लेकिन प्लांट लाइफ डिपेंड नहीं करती एनिमल लाइफ पे खाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स यूज एनर्जी ऑफ सनलाइट टू मेक फूड and release oxygen into the air. Most other organisms depend directly or indirectly on food made by plants. वही चीज़ ही बार बार बोल रहा है। The illustration given below shows how directly or indirectly all kinds of animals depend on plants for food. ठीक है, तो अब डिपेंडेंसी के बारे में डिस्कस कर रखा है, डिपेंडेंसी के बारे में बता रखा है कि जो एनिमल्स है वो प्लांट पे कैसे डिपेंड करते हैं। तो आओ एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं एक मैन का, ठीक है। मैन को हम ओमनीवोर बोलते हैं क्योंकि ये ग्रीन ग्रास वगैरह या फ्रूट्स भी खाता है, वेजिटेरियन भी होता है और मीट भी खाता है, नॉन वेजिटेरियन भी होता है, ठीक है। तो अब इसको दो चीज़ें चाहिए सर्वाइवल के लिए। एक तो चाहिए प्लांट के प्रोडक्ट्स, जैसे कि फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, सीरियल्स हो गया, ये सब हो गया ना, पैडी हो गया, तो वो तो इसको सीधा कहाँ से मिल जाएगा, प्लांट से मिल जाएगा। दूसरा इसको चाहिए मीट, ठीक है। अगर कोई सपोज करो प्लांट नहीं खाना पसंद करता तो वो मीट खाता है, तो उसको मीट मिल जाएगा यहाँ से, डियर से मिल सकता है, हो सकता है लोयन को भी मार के खा ले, वो हो सकता है गोट भी हो, ठीक है। तो कुल मिला के इसको दो चीज़ें चाहिए। अब सपोज करो पहली चीज़ तो इसको डायरेक्ट मिल रही है फ्रूट्स वगैरह प्लांट से, लेकिन अगर वो फ्रूट्स नहीं खाता है और वो एनिमल्स खाता है तो एनिमल से मिल रहा है। अब सपोज करो प्लांट्स ही नहीं रहे, तो इस एनिमल को, इस ह्यूमन बीइंग को प्लांट्स से कुछ नहीं मिलेगा, ना फ्रूट्स मिलेगी ना वेजिटेबल्स मिलेगी। और जब ये इसको खाना शुरू करेगा हर्बीवोर को या कार्निवोर को, तो होगा क्या, ये हर्बीवोर क्या खाता था, प्लांट खाता था, प्लांट ही नहीं बचे तो ये भी नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा तो जो ह्यूमन बीइंग है उसको कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं, ये नहीं बचेगा, जो कार्निवोर था वो इसको खाता था, ये भी नहीं बचेगा। तो कुल मिला के ये भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, क्योंकि प्लांट मर चुका है, ठीक है। तो अगर प्लांट होगा तो ये तीनों जिंदा रहेंगे, अगर प्लांट नहीं होगा तो ये तीनों जिंदा नहीं रहेंगे। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्लांट है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही फूड बनाता है। एनर्जी जो होती है फूड बनाने के लिए वो सनलाइट से ही लेता है। तो आगे हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशन, जो कि पहला पार्ट है। तो न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। दो सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट एंड हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे दो टर्म आ जाती है, एक न्यूट्रिशन आ जाता है और एक न्यूट्रिएंट आ जाता है। न्यूट्रिशन आ जाता है और एक न्यूट्रिएंट आ जाता है। तो फर्क क्या है दोनों में? न्यूट्रिएंट्स हम सीधा बोल सकते हैं कि विटामिन्स, मिनरल्स और इन सबको हम, प्रोटीन वगैरह को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और इनको पचाने की जो प्रोसेस होती है या इनको यूटिलाइज करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब सपोज करो आपने चपाती खाई, आपको प्रोटीन मिला, आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिले, ठीक है। तो वो क्या मिले आपको? न्यूट्रिएंट्स मिले। क्या मिले? न्यूट्रिएंट्स। अब आपके पेट में डाइजेस्ट हो गए वो, है ना। जो डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है आपके अंदर, तो डाइजेशन में क्या हो रहा है, वो जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिले, प्रोटीन मिले, उनको यूटिलाइज कर रही है बॉडी, उनमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रही है। तो उस एक्सट्रैक्शन को, उस यूटिलाइजेशन को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन में आपको फर्क क्लियर होना चाहिए। अब दो तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं हमारे पास। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो इन दोनों के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, हेटेरोट्रोपिक एंड ऑटोट्रोपिक। तो पहले ऑटोट्रोपिक के बारे में देख लेते हैं। ऑटोट्रोपिक मतलब, ऑटो मतलब अपने आप होना, है ना, ऑटोमेटिक। ऑटो मीन्स ऑन, देखो ऑटो मीन्स ऑन, और ट्रॉपिक मतलब फीडिंग, अपने आप ही बना लेता है अपना खाना, अपने आप ही पचा लेता है अपना खाना, क्लियर से किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती न्यूट्रिएंट्स के लिए, है ना। उसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, अगर अपना खाना खुद बना के वो यूटिलाइज कर रहा है तो ग्रीन, ऐसा कौन है जो अपना खाना खुद बनाता है? ग्रीन प्लांट्स, है ना। तो ग्रीन प्लांट्स आर एंड सम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया सच एज सल्फर बैक्टीरिया दैट कैन सिंथेसाइज मतलब बनाना, खुद बनाना, ठीक है, सिंथेसाइज देयर फूड ऑन देयर ओन आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गए या फिर बैक्टीरिया हो गया, सल्फर बैक्टीरिया स्पेशली, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स या फिर ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो खाना बनाया है उसको पचाने के लिए जो उसको यूटिलाइज करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं या उस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे ही आपको न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में कंफ्यूज नहीं होना है, और आपको ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो प्लांट्स है उनको हम बोलेंगे कि यहाँ ये ऑटोट्रॉप्स है क्योंकि अपना खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है। और वो जो खाना बना रहे हैं उसको सिंथेसाइज कर रहे हैं, और सिंथेसाइज करने के बाद उसको यूटिलाइज कर रहे हैं उस प्रोसेस को, उन टाइप के प्लांट्स को हम बोलते हैं, और उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, इनमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, और ये डेफिनेशंस आपको जरूर से याद करनी है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज और मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीज़ उन्हें चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, मिनरल्स मतलब न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और सनलाइट चाहिए। तो 4 चीज़ें चाहिए बेसिकली। अब हम देख लेते हैं एक बार। जो प्लांट है आपका, प्लांट को जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करने के लिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए उसको 4 चीज़ें चाहिए होती है, मतलब खुद खाना बना के पचाने के लिए 4 चीज़ें चाहिए होती है। पहली चीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मिलती कहाँ से? एटमॉस्फेयर से, ठीक है। मतलब ऐसी अवेलेबल होती है, रेडिली अवेलेबल होती है आपके पास, ठीक है, बिल्कुल एकदम अच्छे से। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी चाहिए वाटर, ठीक है। वाटर कहाँ से मिलता है? सॉइल से। क्लियर। फिर उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो चाहिए सनलाइट। सनलाइट कहाँ से मिलती है? ऑब्वियसली सन से है ना। फिर उसके बाद उसको चाहिए न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम बात कर लिए। न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ना, है ना। और ये जब चारों चीज़ें उसको मिल जाती है तो एक जो न्यूट्रिशन है वो शो करता है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर। अब देखो CO2 है और सनलाइट है, ये अलग जगह अवेलेबल होती है ना। और न्यूट्रिएंट्स और वाटर सॉइल के अंदर रहते हैं। अब सॉइल से ऊपर तक आएगा खाना, हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर है ये ऊपर तक आएगा और कैसे आएगा वो भी हम देखेंगे। क्लियर। तो बेसिकली आपको 4 चीज़ें याद रखनी है खाना बनाने के लिए। अपने आप प्लांट को 4 चीज़ें चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जो ये प्लांट बना रहे हैं अपना खाना खुद का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में जो खाना बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, और सिंथेसिस मतलब मैन्युफैक्चर। सिंथेसिस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको क्या होता है ना। तो मतलब अगर कोई भी चीज़ है या प्लांट है वो अपना खाना खुद बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर एक प्रोसेस हो रहा है जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले प्लांट्स में ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स टेक प्लेस मेनली इन लीव्स, देयरफॉर लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। अब देखो हमारे घर में खाना कहाँ बनता है? किचन में, है ना। हर जगह तो बना नहीं सकते, आज रूम में बना लिया, आज उस रूम में बना लिया, डाइनिंग रूम में या ड्राइंग रूम में, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। हमेशा किचन में बनेगा। ऐसे ही जो लीव्स होती है वो एक तरीके से किचन होता है प्लांट्स के लिए। क्या होता है? किचन होता है प्लांट्स के लिए, या फिर उसी को हम बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। मतलब जहाँ पे फूड सिंथेसाइज होता है वो होती है लीव्स। अब आपके मन में ये लीव्स है, सपोज करो ये लीव्स है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, भैया वाटर तो सॉइल में अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट सॉइल में अवेलेबल है, चलो CO2 तो आसपास घूम रही है इसके, सनलाइट भी आसपास है पत्ती के, तो ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स ऊपर तक पहुंचता कैसे है ना। तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इन द प्लांट सेल्स। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है ना, जिससे प्लांट जो है वो अपना खुद का खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट या फिर लाइट, ठीक है। लेकिन ये है क्या? ये फोटोसिंथेसिस है जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है केमिकल एनर्जी में। लाइट से क्या बना देती है? वो केमिकल्स बना लेती है। अब केमिकल्स कौन से हैं वो भी देखेंगे। ग्लूकोज होता है जनरली, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन। तो होता क्या? वाटर है हमारे पास,
कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कंबाइन करती है, आपस में मिल जाती है दोनों, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, द फॉलोइंग इक्वेशन समराइजेस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब एक इक्वेशन देख लेते हैं हम, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, केमिकल क्या चेंजेस होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड थी हमारे पास, वाटर था, ये दोनों मिक्स हुए किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और हमें मिला क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज प्लांट ने यूज़ कर ली, ऑक्सीजन बाहर निकाल दी, किसके लिए, सांस लेने के लिए, जिससे हम सांस ले सके। ठीक है, ये आपको क्लियर रखना है। अब लीव्स के बारे में बात करते हैं, जो कि फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट होता है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द सेल्स ऑफ लीव्स। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है, लीव के अंदर, लीव के अंदर भी सेल्स होते हैं, सेल्स मतलब छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे होते हैं बहुत। ठीक है, स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली छोटे छोटे, वो सेल्स होते हैं, तो वो लीव्स के अंदर होते हैं। द लीव्स ऑफ अ प्लांट आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट ऑल ऑफ देम आर एबल टू ट्रैप सनलाइट। अ लीफ इज फ्लैट एंड थिन टू एनेबल सोलर रेज टू इजिली पेनिट्रेट एंड रीच द लीफ सेल्स। ठीक है, तो ये जो सेल्स होते हैं एक पर्टिकुलर वे में अरेंज होते हैं लीफ के ऊपर। सपोज करो एक पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है आपकी, इस पत्ती के ऊपर जो है छोटे छोटे सेल्स ऐसे अरेंज हो गए, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट मानो लीव का, जो टॉप वाला पार्ट होता है, ये नीचे वाला दिखाया हुआ उन्होंने, लेकिन हम ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट है, तो यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ठीक है, वो जो एक पर्टिकुलर फैशन में, पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। ठीक है, वो एकदम मतलब जिससे क्या होता है कि जो सनलाइट आके गिरती है इससे, सनलाइट आई यहाँ से ना, सनलाइट आई यहाँ से, सनलाइट आई इसके ऊपर गिरी। ठीक है, लेकिन जो सनलाइट आके इसके ऊपर गिरती है वो एकदम ट्रैप हो जाती है, वो अंदर ही रह जाती है, और उस सनलाइट को ये यूटिलाइज कर लेते हैं खाना बनाने में, यूटिलाइज कर लेते हैं खाना बनाने में सिचुएशन के हिसाब से। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। लीफ, ये पढ़ लिया हमने 3 वाला। टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट्स प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब ये जो सेल के बारे में हम कब से बात किए जा रहे हैं कि एक सेल होता है, सेल होता है और एक स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर को तो हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस अरेंजमेंट देख रहे हो, कितना बढ़िया तरीके से अरेंज कर रखा है ना, अरेंजमेंट एकदम सीरीज से लगे हुए, लाइन में खड़े हुए एक तरीके से, या सर्कल में खड़े हुए ना, तो ये तो क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से लीव्स का जो रंग होता है वो क्या होता है, हमेशा हरा होता है। तो एक चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे, एक चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे कि जो लीव होती है, ये लीव्स होती है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। और इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये क्या होता है, ये एक केमिकल है या सब्सटेंस है जो कि ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के। काम क्या होता है, ये जो क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ये क्या करता है, ट्रैप कर लेता है किसको, सनलाइट को, सनलाइट को। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे आपकी एक लीफ है, चलो दिखाई दी आपको, ये सन है। ठीक है, सन से रेज आई, सन से रेज आके कहाँ पड़ी, क्लोरोफिल पे पड़ी, और क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप कर लिया, जो कि बाद में यूज़ कर लेगा उसको खाना बनाने के लिए। क्लियर, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो chlorophyll traps the solar energy falling on it and uses it to make food for the plant. Leaves take in carbon dioxide from the air through tiny pores called stomata. These pores are located on the lower side of the leaves. तो देखो हमारे पास एक लीफ है, ठीक है। अब इस लीफ को खाना बनाने के लिए 4 चीज़ें चाहिए। एक वाटर हो गया, एक सनलाइट हो गई, ठीक है, एक CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, और एक न्यूट्रिएंट्स हो गए। तो न्यूट्रिएंट्स और वाटर को तो नीचे से ऊपर तक आना पड़ेगा, पत्ती तक। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं सनलाइट की। सनलाइट आने के लिए पत्ती के अंदर ये थिन होती है और क्लोरोफिल होता है, जो कि सनलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके कैप्चर कर लेता है उसको। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर होगी कि सनलाइट कैसे पहुंची लीव तक।
दूसरी चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचती है लीव तक, उसके बारे में बात करते हैं। अब हर लीव के जो नीचे होता है ना, लीव का नीचे वाला पार्ट होता है, उसमें टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। छोटे छोटे पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीफ के अंदर आ जाती है। तो दो चीज़ें क्लियर होगी, चार चीज़ें चाहिए टोटल, दो चीज़ों का पता चल गया कैसे आती है लीफ के अंदर, सनलाइट कैसे आई और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आई, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा का, जो अभी हमने बात की, जिसके थ्रू क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आती है, तो एक ओपनिंग होती है छोटी सी। ये स्टोमेटा है पूरा जो मैंने सर्कल किया है, ये स्टोमेटा है। ये लीफ के नीचे प्रेजेंट होता है, लीफ के नीचे प्रेजेंट होता है। ये बड़ा करके दिखाया हुआ है, बहुत छोटा होता है, आप आंखों से देख नहीं सकते ऐसे, माइक्रोस्कोप के अंडर करके तब बड़ी करके एनलार्ज करके इमेज को दिखाया गया है। तो इसकी चारों तरफ देखो, किडनी बीन्स खाया सबने, राजमा खाया ना, तो राजमा जैसा स्ट्रक्चर होता है बीच से ऐसे, इनको हम गार्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। ये आपको बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो स्ट्रक्चर्स है सारे स्ट्रक्चर्स आपको बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इन डायग्राम्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, ये एग्जाम में आपको बनाने हैं अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए फोटोसिंथेसिस पे या फिर स्टोमेटा के बारे में, ठीक है। और इसके बीच में आप देख रहे होगे स्टोमेटल ओपनिंग जो लिखा है यहाँ पे, एक ओपनिंग होती है स्टोमेटा की, एक ओपनिंग होती है स्टोमेटा की यहाँ पे, ठीक है। इस ओपनिंग के थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर चली जाती है। एक तरीके से नोज होती है लीफ की, जिसके बिहाफ पे वो सांस लेता है, लीफ जो है सांस लेती है। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। पहली चीज़ आपकी सनलाइट, सनलाइट आती है, क्लोरोफिल ट्रैप कर लेता है सनलाइट को, और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा ट्रैप करता है। अब आगे बढ़ते हैं। द फूड मेड बाय द लीव्स इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर. It is transported to all the parts like the roots, stem, flowers and fruits by a network of tubes called phloem. ठीक है। अब देखो, इसने खाना बना लिया पत्ती ने, यहाँ पे पत्ती ने यहाँ पे खाना बना लिया। अब उसे पत्ती को खाना पूरी जगह भेजना पड़ेगा, बाकी लीव्स तक भी पहुँचाना पड़ेगा, बाकी फ्रूट्स तक भी पहुँचाना पड़ेगा, बाकी पूरे पेड़ के अंदर पहुँचाना पड़ेगा बेसिकली वो खाना। तो पहुँचाने के लिए इनके अंदर नसें होती है छोटी छोटी, इनके अंदर वेन्स होती है, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं फ्लोएम, जिनको हम बोलते हैं फ्लोएम। तो ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है जिनको हम बोलते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम के थ्रू क्या करेगा, जो भी पत्ती में खाना बनेगा वो पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टू द फ्लोएम टुवर्ड्स द मिडल इज अनदर ट्यूब कॉल्ड जाइलम, ठीक है। तो एक तो फ्लोएम हो गया और एक जाइलम होता है। तो जाइलम के अंदर क्या होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, दो चीज़ें हमने पढ़ ली कि भैया पत्ती के अंदर सनलाइट कैसे आती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है। अब हम बात करते हैं वाटर कैसे आता है। तो वाटर पत्ती मतलब जो पेड़ होता है उसके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती है जो पत्ती तक जा रही होती है ऐसे, ठीक है, पत्ती तक जा रही होती है। इन ट्यूब्स को बोलते हैं जाइलम। जैसे फ्लोएम तो सारे में खाना पहुंचाती है, जो बन चुका है खाना पत्ती के अंदर, है ना, लेकिन पत्ती तक पानी पहुंचाने के लिए अलग ट्यूब का इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। देखने में ऑलमोस्ट सेम होती है दोनों, लेकिन एक फूड को कैरी करती है, दूसरी वाटर को कैरी करती है। तो जाइलम क्या करती है, मिट्टी में से जो वाटर होता है उसको कहाँ पहुँचा देती है, लीफ तक पहुँचा देती है, पत्ती तक पहुँचा देती है। क्लियर? तो तीन चीज़ें हमें पता चल गई कि कैसे कैसे जो है आपका वो कहते हैं कि कैसे कैसे आपकी जो तीन चीज़ें हैं वो पत्ती के अंदर आती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और आपका सनलाइट और आपका वाटर, ठीक है। तो तीन चीज़ें क्लियर होगी। ये अब इसके पास ऑलमोस्ट सारा सामान है कि हाँ ये खाना बना सकती है। वाटर भी पहुंच गया इसके पास, कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच गई इसके पास और सनलाइट भी पहुंच गई है। अब पहुंचने के बाद इसने खाना बनाना शुरू किया और खाना बनने के बाद इसने फ्लोएम के थ्रू इसने क्या किया, पूरे प्लांट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। थ्रू विच वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट इज ब्रॉट अप टू द लीव्स। इफ़ यू ऑब्जर्व अ ग्रीन लीव अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर एक लीव देखोगे तो इस तरीके की आपको फ्लोएम दिखेगी, उसमें जाइलम दिखेगी, देख रहे हो, वेन्स टाइप है, ठीक है। तो यू विल सी द नेटवर्क ऑफ लीफ वेन्स, इनको हम लीफ वेन्स बोलते हैं। जैसे एक ह्यूमन वेन भी होती है ना, जो ब्लू कलर की होती है आपकी बॉडी में, वो हम आगे पढ़ेंगे, क्लियर, ब्लू और रेड की आर्टिलरीज वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। फ्लोएम ट्यूब आर पार्ट ऑफ द लीफ वेन्स। द एक्सेस शुगर प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड इज स्टोर्ड। इट इज यूज्ड व्हेन द प्लांट इज नॉट एबल टू मेक इनफ फूड। अब होता क्या है, जो भी खाना बनता है, अब भाई हमारे घर तो दाल बन गई,
रोटी बन गई, लेकिन इनके घर दाल रोटी नहीं बनती, इनके घर चीनी बनती है, शुगर बनती है। इनके घर क्या बनती है? शुगर। शुगर वो नहीं कि चीनी दानेदार चीनी बन जाएगी, एक लिक्विड या फिर एक आपका सॉलिड फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में वो बेसिकली आपका जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो पत्ती के अंदर ही वो शुगर की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो जो आया आपका कार्बन डाइऑक्साइड आई, वाटर आए, न्यूट्रिएंट्स मिले और सनलाइट आई, उससे क्या बन गया हमारा? शुगर या फिर ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज एक टाइप ऑफ शुगर है, ठीक है। तो ग्लूकोज बन जाता है और ग्लूकोज शुगर की फॉर्म में क्या होता है? स्टोर हो जाता है पत्ती के अंदर। और जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहती है पूरा पेड़ वहाँ से अपना खाना लेता रहता है। भाई जब भूख लगेगी तभी तो खाओगे, ज़बरदस्ती थोड़ी ठूस ठूस के खा लोगे ना। तो वही चीज़ है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तभी ये जो शुगर है ये आप कन्वर्ट होके पूरे प्लांट में चली जाएगी और जितनी ज़रूरत है उतनी ही होगी, अदरवाइज ये स्टोर फॉर्म में रहेगी, ठीक है। नाइट में तो वो नहीं बनाता खाना, है ना, नाइट में भी कुछ खाता होगा, तो फूड को स्टोर रखता है प्लांट, ठीक है। प्लांट्स यूज ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी। अब प्लांट जो होता है उसको भी एनर्जी चाहिए, हालांकि वो एक जगह रहता है, एक जगह खड़ा रहेगा, लेकिन एनर्जी तो उसको भी चाहिए, खाना बनाना है उसे, है ना। खाना बनाने के लिए तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, नीचे से पानी ऊपर उठा रहा है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन। तो बेसिकली ग्रोथ भी करनी होती है उन्हें, थोड़ा बहुत हिलते भी है। हिलते कैसे हैं? नीचे जड़ें जो होती है वो हिलती है उनकी, है ना। रिप्रोड्यूस भी करते हैं एंड रेस्पायर भी करते हैं। रेस्पायर मतलब सांस भी लेते हैं। व्हेन अ प्लांट नीड्स एनर्जी इट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम इट। अब होता क्या है, जब भी उनका खाना स्टोर हो गया है, उनका खाना पत्ती के अंदर स्टोर हो गया है, एक पत्ती के अंदर खाना स्टोर हो गया है, अब इस खाने को उसको यूटिलाइज करना है। फॉर्म किस फॉर्म में स्टोर हुआ है? ग्लूकोज की फॉर्म में। किस फॉर्म में यूज हुआ है? ग्लूकोज की फॉर्म में। अब क्या होता है, ग्लूकोज ऐसे सोल्यूबल नहीं होता है, ऐसे खाना नहीं खा सकता वो, ठीक है। एक तरीके से बिना उबला हुआ खाना है, इसको उबालना पड़ेगा एक तरीके से, काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसको उबालने के लिए वो क्या करता है? ऑक्सीजन की हेल्प लेता है। किसकी हेल्प लेता है? ऑक्सीजन। तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके ऐसा बन जाता है, सोल्यूबल फॉर्म बन जाती है उसकी। और क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद पूरे प्लांट में चला जाता है और एनर्जी प्लांट को मिल जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी यूज़ करता है प्लांट, खाली कार्बन डाइऑक्साइड की ही जरूरत नहीं होती प्लांट को, ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, इससे पता लगता है। क्लियर? आगे चलते हैं। तो अब फोटोसिंथेसिस जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार और देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस थ्रू विच सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी टू फॉर्म केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो ये एक लौती ऐसी प्रोसेस है जिससे हम सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब सपोज करो आप ये सोच के देखो, अगर फोटोसिंथेसिस ही ना होता तो क्या क्या आपको दिक्कत आती, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब देखो, फोटोसिंथेसिस ना होता तो क्या होता? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूटिलाइज ना होती। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है डे टू डे लाइफ में, है ना, डेली बढ़ता जा रहा है। अगर CO2 का यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो इतनी बढ़ जाएगी कि धरती का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि सब कुछ, जितने भी क्लाइमेट है ये सब चेंज हो जाएगी बिल्कुल एक अलग ही तरीके से। जैसे आजकल काफ़ी सारे आपने देखा है तूफान आ रहे हैं ना, तो इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, अर्थक्वेक्स आने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो जो प्लांट है वो यूटिलाइज कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि एक हार्मफुल गैस है हम लोगों के लिए। क्लियर? दूसरी चीज़ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड लेके क्या छोड़ता है जो प्लांट होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को, वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, और ऑक्सीजन नहीं होगी हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो पहली चीज़ वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल है उसको इनटेक करता है, और जो एक्सहेल करता है वो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एक्सहेल कर लेता है, और हम जो ऑक्सीजन है उसको इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर लेते हैं। तो एक बैलेंस बना रहता है अर्थ पे, ठीक है, जिसकी वजह से क्लाइमेट वगैरह भी सब सही रहते हैं। अब तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें, तीसरी चीज़ है खाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर प्लांट्स नहीं होगे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर प्लांट नहीं होगा, अगर इस प्लांट को मैं यहाँ से हटा लूँ तो ये सब मर जाएंगे, ये सब मर जाएंगे, क्योंकि इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसके पास खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि प्लांट भी नहीं है और मीट भी नहीं है खाने के लिए। क्लियर? तो सोचो कि अगर ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना होती, ये फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस ना होती तो क्या होता।
क्लियर। तो इन दी एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, ये कहता है कोई फूड ही ना बचता हमारे लिए। द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। Besides oxygen, which is essential for the survival of all living beings, is released during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would not be possible on Earth. तो इसने सिंपल सा कंक्लूजन दिया है कि विदाउट फोटोसिंथेसिस वी वुड नॉट बी अलाइव, मतलब देयर वुड नॉट बी एनी लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। क्लियर। आगे चलते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये तो कार्बोहाइड्रेट्स थे जो ग्लूकोज हो गया आपका या मिनरल्स हो गए, है ना। अब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी प्लांट को चीज़ें चाहिए होती है, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी प्लांट को चीज़ें चाहिए होती है। खाली शुगर, ग्लूकोज और स्टार्च ही नहीं चाहिए होता प्लांट को, कार्बोहाइड्रेट्स, इनको कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, शुगर एंड स्टार्च को। इनके अलावा भी प्लांट को और फूड टाइप्स चाहिए होता है और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो उसके बारे में देखते हो कैसे बनते हैं। तो बिसाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स जो कि है शुगर और स्टार्च, प्लांट्स ऑल्सो नीड प्रोटीन, प्लांट को प्रोटीन भी चाहिए। टू मेक प्रोटीन्स प्लांट्स नीड नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। तो जैसे भाई, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए प्लांट को सनलाइट चाहिए थी, ग्लूकोज वाटर चाहिए था, और आपका न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे, और CO2 चाहिए था, ऐसे ही प्रोटीन बनाने के लिए उसको नाइट्रोजन चाहिए होती है, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस चाहिए होता है। ठीक है, नाइट्रोजन भी एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड की तरह, जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में। क्लियर। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर बट प्लांट्स कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल थी लेकिन वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पा रहे थे उसको, है ना, स्टोमेटा के थ्रू उसको यूज़ कर रहे थे, है ना। ऐसी नाइट्रोजन भी डायरेक्टली वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, उसके लिए भी कुछ चाहिए। अब क्या चाहिए वो देखते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब सर्टेन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सोइल विच आर सोल्यूबल इन वाटर। तो अब क्या होता है, ये नाइट्रोजन सीधा हवा से नहीं लेता, ये नाइट्रोजन मिट्टी से लेता है, जो सॉइल में दबा हुआ है जिस सॉइल में, उससे नाइट्रोजन लेता है। और नाइट्रोजन कैसे लेता है, इन द फॉर्म ऑफ, जो नाइट्रोजन घुल जाती है पानी के अंदर, उस नाइट्रोजन को पानी के साथ सक कर लेता है, पानी के साथ वो उस नाइट्रोजन को लीव्स तक पहुंचा देता है, जिससे बाद में क्या बनते हैं, प्रोटीन्स। अ गुड अमाउंट ऑफ सच नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस आर मेड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। तो एक राइजोबियम करके बैक्टीरिया होता है, वो ये जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं जो कि पानी में मिक्स हो जाते हैं उनको बनाता है। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस बनाता है। क्लियर, ये चीज़ आपको याद रखनी है, राइजोबियम। ठीक है। दे लिव इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक ग्राम, पी, मूंग एंड सोयाबीन। अब यहाँ पे आप नोड्यूल्स देख रहे होगे, ये नोड्यूल्स लिखा है यहाँ पे ना, नोड्यूल्स देख रहे होगे। तो इन नोड्यूल्स के अंदर होता क्या है, नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम होता है। अब ये राइजोबियम क्या करता है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को हवा से लेके पानी में मिक्स करता है या सब्सटेंस बनाता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस बोलते हैं। और वो सब्सटेंस वाटर के साथ, यहाँ वाटर भी है, इसके साथ मिक्स होकर ऊपर चला जाता है। क्लियर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे कुछ नोड्यूल्स होते हैं जिसके अंदर राइजोबियम होता है, और वो राइजोबियम नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस बनाते हैं जो कि पानी के साथ मिक्स होके ऊपर लीव्स तक चले जाते हैं। ठीक है, और लीव्स में जाने के बाद प्रोटीन बना लेते हैं प्लांट के लिए। ठीक है। दे लिव इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक ग्राम, पी, मूंग एंड सोयाबीन। दीज बैक्टीरिया टेक अप नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड कन्वर्ट इट इनटू वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन लेंगे हवा से, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन सक करेंगे हवा से और नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे, और ये नाइट्रोजनस सब्सटेंस पानी में घुल जाते हैं। व्हेन सच प्लांट्स डाई एंड डिके द नाइट्रोजनस सब्सटेंस मिक्स इनटू द सॉइल। अब देखो, कुछ सब प्लांट्स जो होते हैं वो मर भी जाते हैं, पत्ती गिर गई, मर गए, है ना, तो वो क्या होता है, वो भी पानी में मिक्स हो जाते हैं, वो भी पानी में धीरे धीरे खाद बन जाता है उनका, है ना, खाद बोल सकते हैं उसको आप। ठीक है। तो नाइट्रोजनस सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं सॉइल में, ये भी एक तरीका है। अदर प्लांट्स एब्जॉर्ब दीज सब्सटेंसेज एंड यूज देम टू मेक प्रोटीन्स। ठीक है। तो उनको, और जो बाकी आसपास प्लांट्स लगे रहते हैं वो उनको यूज़ कर लेते हैं एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, एंड वो उससे बना लेते हैं प्रोटीन्स। क्लियर। प्लांट न्यूट्रिएंट्स गेट रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। प्लांट्स नीड सर्टेन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस एंड मिनरल्स टू ग्रो। In natural conditions, when plants and animals die, they are decomposed by the organism in the soil. अब जब प्लांट मरता है कोई, उसके आसपास भाई एक ही प्लांट तो होता नहीं। देखो जैसे यहाँ पे 3-4 प्लांट लगे हुए, एक ही क्यारी है आपकी, या जंगल है, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट होते हैं। अब सपोज करो ये वाला प्लांट मर गया, इसके मरने के बाद ये कहाँ जाएगा, मिट्टी में इसकी पत्तियाँ मिल जाएगी, पत्तियाँ मिलने के बाद ये मिट्टी में डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने के बाद जो नाइट्रोजन का लेवल है मिट्टी में वो बढ़ जाएगा।
जो इसके अंदर नाइट्रोजन था वो सब कहाँ मिल गया, आके मिट्टी में मिल गया। अब इस मिट्टी से ये वाला प्लांट अटैच है, तो जितना भी नाइट्रोजन था ये वाला प्लांट सक कर लेगा और अपना खुद का प्रोटीन बना लेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है ना। हम खाद डालते हैं, क्यों डालते हैं? नाइट्रोजन का लेवल बढ़ाने के लिए। आफ्टर अ क्रॉप सच एज मेज और व्हीट, फार्मर्स यूजुअली ग्रो अ बीन क्रॉप टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब एक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स चलता है। अब जब खेती करते हैं, जो खेती करते हैं उन लोगों को पता होगा, तो जब भी एक फार्मर जो होता है वो मेज़ या फिर व्हीट जो कि गेहूं है वो लगाता है, तो उसके जस्ट बाद वो बीन की क्रॉप्स भी लगाता है, जिसको हम रोटेशन ऑफ क्रॉप्स बोलते हैं। क्या होता है, बीन की क्रॉप जो है वो काफ़ी अच्छे से जो नाइट्रोजन जिनस सब्सटेंस होते हैं वो बना लेती है और फर्टिलिटी को बढ़ा देती है सॉइल की। तो क्या होता है, सपोज करो व्हीट लगाया आपने, ठीक है, व्हीट लगाया सबसे पहले आपने, व्हीट लगाने के बाद क्या होगा, व्हीट सारी नाइट्रोजन खींच लेगा मिट्टी से। अब आप फिर दोबारा से व्हीट लगा दो 5-6 महीने बाद, तो उसमें नाइट्रोजन तो बची नहीं मिट्टी में। अब नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी व्हीट को? इसीलिए क्या करते हैं, इसके बीच में एक जो बीन है उसकी क्रॉप लगा देते हैं फार्मर्स। बीन की क्रॉप लगाने से क्या होता है, जो नाइट्रोजन का लेवल होता है या फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो बढ़ जाती है। ठीक है, और इस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। मतलब पहले आप गेहूँ उगाओगे, फिर बीन उगाओगे, फिर गेहूँ उगाओगे 6 महीने बाद, फिर बीन उगाओगे, फिर गेहूँ उगाओगे, जिससे क्या होता है जो मिट्टी है वो फर्टाइल ही रहती है। ठीक है, तो कुछ क्रॉप्स ऐसी भी आती है जो फर्टाइल बनाती है मिट्टी को, और कुछ ऐसी आती है जो फर्टिलिटी को छीन लेती है। जैसे व्हीट है, सारा नाइट्रोजन यूज़ कर लेता है, प्रोटीन बना लेता है ना। आपने देखा होगा व्हीट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन आता कहाँ से? भाई रोटी में बहुत प्रोटीन होता है ना, तो प्रोटीन आता कहाँ से? मिट्टी से, है ना। मिट्टी से सारा नाइट्रोजन लेके उसने प्रोटीन बना लिया, मिट्टी में नाइट्रोजन ही नहीं बचा, इसलिए क्या करते हैं, बीन्स लगा देते हैं, है ना। जिससे क्या होता है भाई, उनको पैसे भी मिलते रहते हैं और मिट्टी की फर्टिलिटी भी बनी रहती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस आर ऑल्सो एडिड टू एनरिच द सोइल। अब दूसरा तरीका क्या है, नाइट्रोजन का वो बढ़ाने के लिए, है ना, तो फर्टिलाइजर्स डालते हैं अलग अलग, है ना, अलग अलग फर्टिलाइजर्स डालते हैं जो कि नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो वो हार्मफुल होता है काफ़ी नेचुरल क्रॉप्स के लिए या ऑर्गेनिक क्रॉप्स के लिए, वो अच्छा बिल्कुल नहीं होता है, वो ऑर्गेनिक रहती ही नहीं है क्रॉप्स। अगली तो हमने ऑटोट्रॉप्स की बात कर ली। ऑटोट्रॉप्स मतलब खुद बनाने वाला अपना न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो थे वो सब जो है खुद ही करता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता। अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। किसकी? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज फंगाई, अमरबेल एक्सेट्रा कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो अपना खुद का खाना नहीं बना सकते। ऐसा ही नहीं कि सारे प्लांट खुद का खाना बना लेते हैं, ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। ऐसा भी नहीं कि ग्रीन प्लांट ही खाली बनाते हैं, कई ग्रीन प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो नहीं बना पाते, कहीं ऐसे भी होते हैं जो आधा खुद का बनाते हैं आधा दूसरे का खाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे इस वाले उसमें। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में देख लेते हैं। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन अदर प्लांट्स टू देयर प्रोडक्ट और देयर प्रोडक्ट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो भाई अपना खाना जब खुद नहीं बना सकते तो ऑब्वियसली खाना तो खाएंगे, खाना फिर डिपेंड किस पे करेंगे? दूसरे पे करेगा खाने के लिए, जब खुद का नहीं बना सकते तो। और इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जब एक लिविंग बीइंग दूसरे के खाने पे डिपेंड करता है तब उसी न्यूट्रिशन को, उसी मोड को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। जो एनिमल्स होते हैं जैसे हम लोग ये सब, है ना, डॉग हुआ, कैट हुई, आपका डियर हुआ, वो अपना खाना खुद का नहीं बनाते। इंसान हुआ, है ना, ऐसी नॉन ग्रीन प्लांट्स है कुछ, जैसे मशरूम हुआ, वो भी अपना खाना खुद का नहीं बनाते हैं, है ना। तो इनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। जो खुद बनाते थे उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते थे और उनके अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता था। जो खुद नहीं बना पाते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं और उनके अंदर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। दे आर पैरासिटिक, मतलब अलग अलग टाइप बता रहा है वो हेट्रोट्रॉपिक के कौन कौन से होते हैं। दे आर पैरासिटिक, एक तो पैरासाइट्स होते हैं, सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफिटिक एनिमल्स होते हैं, और सिम्बियोटिक इन नेचर। 3 टाइप के होते हैं, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और सिम्बियोटिक। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये याद कर लेना आप ये ग्राफ कि भाई जो न्यूट्रिशन होता है नॉन ग्रीन प्लांट्स में, एनिमल्स में, वो 3 टाइप का होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन होगा, या तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होगा, या फिर सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन होगा। तो पहले पैरासिटिक की बात करते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। सम प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर फूड एंड वाटर, सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट। ये अब अपना खाना बिल्कुल भी नहीं बनाते, ये पूरे के पूरे दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और जिस प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं,
जिस प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट, सपोज करो एक आम का पेड़ लगा है ना, उसके ऊपर कुछ वीड्स उग गए, है ना, पैरासाइट्स उग गए, पैरासाइट प्लांट उग गए उसके आजू बाजू, ठीक है, और वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो वो क्या करेंगे, इस प्लांट से अपना खाना लेंगे, मैंगो ट्री से सारा खाना अपना लेंगे, और वही होस्ट प्लांट बोला जाएगा। मतलब मैंगो ट्री क्या बन गया यहाँ पे, होस्ट प्लांट, ठीक है, उसको खा रहे हैं पैरासाइट्स। द पैरासिटिक प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड रूट्स दैट पेनिट्रेट द होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट मतलब जो जिससे वो खाना चुरा रहे हैं उसको हम होस्ट प्लांट बोल रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम इट। अब क्या करते हैं, इनके पास स्पेशल रूट्स होती है, जो ये पैरासाइट्स होते हैं इनके पास स्पेशल रूट्स होती है, जो रूट्स को पेनिट्रेट कर लेते हैं, घुसा देते हैं। जैसे मच्छर होता है ना, पैरासाइट मच्छर आपके बॉडी से ब्लड सक करता है ट्यूब्स से, है ना, ऐसे ही इनके पास भी रूट्स होती है, ये ऐसे ही ये खाना सक करती है, किससे, होस्ट प्लांट से। वो प्लांट कोई भी हो सकता है जो कि अपना खाना खुद बनाता था, ठीक है। अब भाई सारा खाना तो ये खा जाएंगे पैरासाइट्स, उसके पास तो बहुत कम बचेगा बेचारे के पास, तो वो प्लांट आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जब भी टमाटर लगाते हैं या ये सब फ्रूट्स लगाते हैं या कुछ पत्ते कुछ मैंगो ट्री वगैरह लगाते हैं तो वो दवाइयाँ छिड़कते हैं जिससे जो पैरासिटिक प्लांट से मर जाए, ठीक है। अब पैरासिटिक प्लांट डैमेजेस द होस्ट प्लांट, तो सबसे पहली चीज़ तो डैमेज कर देता है होस्ट प्लांट को। सम पैरासाइट्स लिव ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट प्लांट, दे आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है। एक्टो मतलब बाहर रहते हैं, वे बाहर बॉडी पे रहते हैं, बस बाहर ही रहेंगे, प्लांट के बाहर लग गए, तने पे लग गए, ठीक है, लीव्स पे लग गए। सम पैरासाइट्स लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, दे आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट्स। तो कुछ ऐसे होते हैं पैरासाइट्स जो अंदर रहते हैं प्लांट के अंदर रहते हैं, उनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट्स। तो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, कसकटा और डोडर प्लांट या फिर अमरबेल भी बोलते हैं, इज अ प्लांट पैरासाइट। तो अमरबेल एक प्लांट पैरासाइट है। इट क्लाइम्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ अदर प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ इट्स थ्रेड लाइक स्टेम्स। तो ये बेल क्या करती है, ये बेल दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है, और पेनिट्रेट कर लेती है उनकी बॉडी में या फिर उनकी जो शेल होती है उसमें। इट देन डेवलप्स पैरासिटिक रूट्स कॉल्ड होस्टोरिया। तो होस्टोरिया क्या है, एक पैरासिटिक रूट्स है। क्या है, पैरासिटिक रूट्स है। इनकी पैरासिटिक रूट्स को क्या बोलते हैं, होस्टोरिया। जैसे जो सिंपल प्लांट होता है वो अपनी रूट्स को कहाँ घुसाता है, वो सॉइल के अंदर डालता है अपनी रूट्स को, लेकिन जो ये होते हैं पैरासिटिक प्लांट्स, ये प्लांट के अंदर दूसरा जो होस्ट है उसके अंदर अपनी रूट्स को डाल लेते हैं, which go into the host to obtain valuable nutrients. It is a total parasitic plant because it has no chlorophyll. और इस प्लांट के पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता। अब क्लोरोफिल नहीं है ना, तो ये सनलाइट को ट्रैप नहीं कर सकता, सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाएगा तो खाना नहीं बना पाएगा, इसीलिए ये क्या करता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इसके पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन होस्ट प्लांट्स, ओके। मिस्टलटो is a common parasitic plant that grows on trees such as mango, teak and चीकू। तो मैंगो, टीक और चीकू पे कौन सा पैरासाइट लगता है ज़्यादातर, मिसल्टो, ठीक है। तो मिसल्टो कहाँ लगता है, मैंगो पे, टीक पे और चीकू के प्लांट पे, इसका भी काम यही है, ठीक है। तो मिसल्टो इज नॉट अ टोटल पैरासाइट, ये पूरा का पूरा पैरासाइट नहीं है, इसके पास खुद का क्लोरोफिल होता है। मिसल्टो के पास क्लोरोफिल होता है, तो क्या करता है, थोड़ा खाना तो खुद का बना लिया, थोड़ा खाना दूसरे की प्लेट से उठा लिया, या फिर दूसरे होस्ट जो प्लांट है, चीकू हुआ, मैंगो हुआ, उनसे ले लिया। तो मतलब खुद का खाना भी बनाता है मिसल्टो और दूसरों का खाना भी छीन लेता है ना। ये वही वाला बच्चा हुआ जो अपनी चॉकलेट खा के दूसरों को भी खा जाते हैं, क्लियर। तो बट डिपेंड्स ऑन द होस्ट प्लांट फॉर वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगले टाइप की बात करते हैं, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक मोड देख लिया हमने, ये सब हेट्रोट्रोपिक के टाइप है, ठीक है। तो दूसरा है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगाई दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे लगते हैं, जैसे कि आपका ब्रेड है, ब्रेड आपने रख दिया, ब्रेड के ऊपर फुई आ जाएगी, है ना, वो ब्रेड क्या हो रहा है, वो डिके हो रहा है, ब्रेड क्या है, वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, उसके ऊपर एक प्लांट उग जाएगा, है ना, जिनको हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, देखा भी होगा आपने, है ना। दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, और व्हाइट कलर के होते हैं जनरली, है ना, क्लोरोफिल नहीं होता उनमें। टू मेक देयर ओन फूड, फंगाई आर सेप्रोफाइट्स। तो फंगाई एक सेप्रोफाइट है। दे ग्रो ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। You will find them on a damp piece of leather और कॉटन क्लॉथ्स, कई बार कॉटन क्लॉथ्स पे भी लग जाता है। ओवर राइप फ्रूट्स,
पके हुए जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे आपका पपाया हो गया, आपने काफ़ी टाइम तक रख दिया तो उसके ऊपर फुई आ जाती है, उसी फुई को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, सेप्रोफाइट्स। पिकल के ऊपर आ जाता है, अचार के ऊपर आ जाता है ना, तो वो सब सेप्रोफाइट्स होते हैं। वो उगते कहाँ हैं, डेड और डिकेइंग मटेरियल पे। मशरूम इज अ काइंड ऑफ फंगस दैट शो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब अगर आपसे पूछा जाए मशरूम क्या है, एक सब्जी है क्या, तो कह देना भैया एक फंगस है। ठीक है, दैट शो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, मतलब कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल से, जो ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब डेड और डिकेइंग बॉडीज होती है, सपोज करो कोई मर गया, ठीक है, कोई एनिमल मर गया और वो डिके हो गया वहीं पे, तो उसका ऑर्गेनिक मटेरियल वहीं पे पड़ा रहेगा। ऑर्गेनिक मटेरियल पे क्या निकल आएगा, मशरूम्स वगैरह। ठीक है, इट इज़ ईटन एज ए वेजिटेबल, तो इसको हम वेजिटेबल के तौर पे खाते हैं। क्लियर, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलो अभी थोड़ा सा ही बचा है चैप्टर, ये कंप्लीट ही कर लेते हैं आज। सेप्रोफाइट्स सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस ऑन द ऑर्गेनिक मटेरियल दे ग्रो ऑन। अब क्या होता है, सपोज करो, देखो मैं आपको एक बार बना के दिखाता हूँ। ये सॉइल है आपकी, ठीक है, ये सॉइल है आपकी। यहाँ पे आपके कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल पड़े हैं, कोई डेड या डिके प्लांट मर गया है या एनिमल मर गया है। ठीक है, यहाँ पे उसके पार्ट्स पड़े हैं सारे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे एक मशरूम निकल आया। ठीक है, एक मशरूम निकल आया, ऐसे ही एक दूसरा मशरूम निकल आया यहाँ पे। ठीक है, तो ये मशरूम्स निकल आए यहाँ से। अब ये मशरूम क्या करेंगे, इसको और डिके करने के लिए कुछ केमिकल्स यहाँ पे डाल देंगे, अपने कुछ केमिकल रिलीज़ कर देंगे और यहाँ पे ये केमिकल डल जाएगा। अब ये केमिकल इसमें मिक्स होके इसको और डिके कर देगा, जिससे लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा और ये इसमें चला जाएगा ऊपर। तो जो इन्होंने न्यूट्रिएंट्स डाले थे वो भी इसमें मिक्स हो गए और इसके तो थे ही, तो ये दोनों इनके पास वापस आ जाते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से ये अपना खाना बनाते हैं। क्लियर, ये खाना डायरेक्ट यहाँ से मिल जाता है, मतलब सॉइल में जो खाना बना है उसको खाते हैं, अपना खुद का खाना नहीं बनाते हैं। क्लियर, द फंगाई लिविंग इन द सॉइल फीड ऑन डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर्स and in the process release useful substances into the soil. Most of these substances are plant nutrients. तो मैंने जो बताया आपको कि अपने nutrients जो होते हैं उनको पहले रिलीज़ करते हैं, फिर वो nutrients मिट्टी में जाते हैं, मिट्टी में सब मिक्स होता है, मिक्स होने की वजह से वो पतला हो जाता है और फिर ऊपर आके ये उसको सक कर लेते हैं। ठीक है, दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। द न्यूट्रिएंट्स आर दस रिटर्न टू द सॉइल विच आर देन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। मतलब इवेंचुअली वो जो उन्होंने न्यूट्रिएंट्स फैलाए थे मिट्टी में वो वापस उन्हीं के पास आ जाते हैं। अगला लास्ट वाला देखते हैं, सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो तीसरे वाला देखते हैं आप, सिम्बियोटिक। ये सब हेट्रोट्रोपिक के है टाइप्स। ठीक है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनरशिप अमॉन्ग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट लिव टुगेदर फॉर देयर सब्सटेंसेज। अब ये क्या होता है, ये एक पार्टनरशिप टाइप समझ सकते हो आप। ठीक है, अभी एक कॉमन काम है, सपोज करो आपको एक ऐसे लिखना है, ठीक है, और कॉमन ऐसे लिखना है, तो एक ग्रुप बनाया गया दो बंदों का। ठीक है, तो 50% एक बंदा लिखेगा उस ऐसे को, 50% दूसरा लिखेगा। तो ऐसी एक पार्टनरशिप होती है ना। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी एक पार्टनरशिप होती है जिसमें 50% खाना एक बनाएगा, 50% खाना दूसरा बनाएगा। मतलब जो वो एक बंदा नहीं कर सकता वो दूसरा करेगा, जो दूसरा नहीं कर सकता वो पहला करेगा। ठीक है, तो वो अपनी क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं उन दोनों की, और वो अपनी क्वालिटीज़ को 50-50% यूज़ करके एक 100% प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। क्लियर, तो ये एक म्यूचुअल पार्टनरशिप होती है। ठीक है, दिस पार्टनरशिप इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। इसको हम सिम्बियोसिस बोलते हैं। इट मीन्स लिविंग टुगेदर एज इन लिचन, जैसे कि लिचन होते हैं, ठीक है, वो साथ साथ रहते हैं। क्लियर, लिचन्स आर द मोस्ट अमेजिंग फॉर्म्स ऑफ लाइफ। A lichen is actually composed of 2, possibly even 3 distinct organisms. One is a kind of fungus, the other is usually an algae. अब जो लिचन होती है वो दो चीज़ों से बनी होती है, जो लिचन होती है वो दो चीज़ों से बनी होती है। एक होती है फंगस, ठीक है, और एक होती है एल्गे। ठीक है, अब इन दोनों का काम अलग अलग होगा, ये थोड़ा थोड़ा खाना बनाएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड समटाइम्स इट ऑल्सो हैज़ अ फोटोसिंथेसिस बैक्टीरियम, इसको तो छोड़ दीजिए आप। ठीक है, इन दिस अमेजिंग एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन मतलब एक ग्रुप बन गया इनका, दो लोगों का, है ना। दी एल्गे दैट कंटेन्स क्लोरोफिल, एल्गे जो है वो क्लोरोफिल कंटेन करती है। मेक देयर ओन फूड, ठीक है, जो एल्गे है वो तो खाना बनाती है। द फंगस शेयर्स द फूड मेड बाय द एल्गे। अब फंगस क्या है, वो खाना खाती है, मतलब ये किचन में खाना बनाएगी एल्गे और फंगस उसका खाना खा जाएगी उसके साथ शेयर करके ऑब्वियसली। लेकिन फंगस भी इसको बदले में कुछ देगी, फंगस भी इसको बदले में कुछ देगी। अब क्या देगी वो देखते हैं। द फंगस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, पहली चीज़ तो प्रोटेक्शन देगी इसको,
है ना, कि भाई इतनी आसानी से छूट ना जाए, देखो यहाँ पेड़ पे लगी है ना। एंड वाटर, दूसरी चीज़ वाटर देगी, वाटर बहुत ज़रूरी है खाना बनाने के लिए। अब सपोज करो आप मार्केट से दाल लाओगे, आपकी मम्मी खाना बनाएगी, आप खाओगे, है ना। अगर आप मार्केट से दाल ही नहीं लाओगे तो खाना बनेगा कैसे। उसी तरीके से ये वाटर देती है एल्गे को, जो फंगस होती है, ठीक है। एंड मिनरल्स टू द एल्गे, मिनरल्स देती है, वाटर देती है और प्रोटेक्शन देती है। तो इसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब म्यूचुअल मतलब अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली दो लोगों के बीच में, ठीक है। दस बाई दिस पार्टनरशिप बोथ प्लांट्स आर बेनिफिटेड, दे सर्वाइव बाई लिविंग टुगेदर एज दे कैन नॉट लिव सेपरेटली। अगर अलग अलग कर दिया जाए तो ये जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए इनकी मजबूरी है साथ साथ रहने की। अगर खाली आप एल्गे को छोड़ दोगे तो वो वाटर कहाँ से लेके आएगी, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर। लिचेंस आर फाउंड ग्रोइंग ड्यूरिंग रेनी सीजन्स विद वार्म एटमॉस्फेयर। अब जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो आप देखते हो कि इस टाइप का कुछ फंगस वगैरह लग जाती है ना, एल्गे वगैरह लग जाती है। तो ये किस मौसम में लगती है? ज़्यादातर जहाँ पे ज़्यादा गीला होता है, गर्म होता है, ठीक है। तो लिचन ग्रो ऑन लॉग्स ऑफ वुड, मतलब जो लॉग्स होते हैं वुड के, उन पे ग्रो करती है। वॉल्स पे कई बार हो जाती है, ठीक है। दे आर वाइटिश, ग्रेइश और ब्राउन स्ट्रक्चर। तो या तो वाइट होगा या ग्रे होगा या फिर ब्राउन होगा। तो लेट अस रीड सम एग्जांपल्स ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स। अब तक तो हम प्लांट्स की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं एनिमल्स के बीच भी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। अब देखते हैं किस टाइप के सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होते हैं। ये डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा लेकिन कभी सोचा नहीं होगा इस बारे में, ठीक है। तो दी एग्रेट बर्ड सिट्स ऑन बफेलोज, it gets nourishment in the form of ticks and mites from the buffalo's skin and simultaneously help buffalo to get rid of the parasitic ticks and mites from its body। अब आपने देखा होगा बफेलो जो होता है उसके ऊपर कई बार क्या होता है, थोड़े थोड़े कीड़े होते हैं या टिक्स लग जाते हैं, थोड़े वो लिविंग एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो छोटे छोटे, ठीक है, वो लग जाते हैं। अब कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जो लगे हुए हैं बफेलो या काऊ के ऊपर, ठीक है, तो वो उसको खा लेती है आके। आपने देखा होगा चिड़ियाएँ बैठ जाती है कई बार आके बफेलो के, और बफेलो कुछ नहीं कहती उनको, है ना। क्यों नहीं कहती? क्योंकि वो उसकी बॉडी पे से माइट्स और टिक्स को खा रही है। माइट्स और टिक्स क्या करते हैं? खुजली करती है बफेलो को, है ना। तो एक तरीके से दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। भाई जो आपकी बर्ड है उसको तो खाना मिल रहा है, टिक्स और माइट्स मिल रहे हैं, और बफेलो की स्किन को हेल्प मिल रही है कि उसको खुजली ना लगे और टिक्स और जो पैरासाइट है उसकी बॉडी पे या माइट्स है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी जो है म्यूचुअलिज्म देखा जाता है, या एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप देखी जाती है बर्ड्स और बफेलो के बीच। ऐसी दी ई कोली बैक्टीरिया लिव इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स, दे गेट नरिशमेंट फ्रॉम द बॉडी एंड हेल्प इन सिंथेसाइजिंग विटामिन के। तो आपने देखा होगा विटामिन के होता है एक, मतलब सुना होगा। तो विटामिन के को बॉडी में सिंथेसाइज होने के लिए हेल्प चाहिए होती है किसकी? एक बैक्टीरिया की, जिसका नाम होता है ई कोली बैक्टीरिया। तो अगर ई कोली बैक्टीरिया नहीं होगा तो हम सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे विटामिन के को, हम बना नहीं पाएंगे विटामिन के को। क्लियर। तो बैक्टीरिया क्या करता है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है और वहाँ से फूड खाता रहता है, और बदले में वो क्या देता है? विटामिन के देता है, विटामिन के देता है। क्लियर। अब लास्ट टॉपिक है आज का, इंसेक्टिवोर्स और कार्निवोर्स प्लांट्स। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं इंसेक्टिवोर्स और कार्निवोर्स होते हैं। एक बार मैं कार्निवोर्स वगैरह के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। जो हमने जो डिपेंडेंसी ऑन प्लांट का चार्ट है आपका, इससे देखते हैं। पहला होता है हर्बीवोर। क्या होता है? हर्बीवोर। हर्ब्स मतलब जड़ी बूटी, है ना, जो प्लांट फूल पत्ती खाता है उनको बोलते हैं हम हर्बीवोर। तो डियर है वो सिर्फ फूल पत्ती खाएगा, है ना, मीट नहीं खाएगा। एक होता है कार्निवोर जो खाली मीट खाता है, जो खाली मीट खाता है, वो सिर्फ डियर को खा सकता है, कभी भी शेर फूल पत्ती नहीं खा सकता। अगर ग्रास खाएगा अभी शेर तो वो वॉमिटिंग कर देगा। क्लियर। जब उसका पेट खराब हो जाता है टाइगर का या लोयन का, या वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है किसी खाने को, तो थोड़ी सी घास खा लेता है जाके, जिससे जो भी खाना उसने खाया वो वॉमिट हो जाता है। क्लियर। तो इसलिए कहा जाता है कि कार्निवोर जो एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मीट ही खा सकते हैं। एक होता है ओमनीवोर। ओमनीवोर का मतलब है दोनों खा सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, वो मीट भी खा सकते हैं, फ्रूट्स भी और वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। क्लियर। तो तीन टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओमनीवोर, हर्बीवोर एंड कार्निवोर। तो उसी के बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। ये तो एनिमल्स के बारे में था। ऐसे ही प्लांट में भी कुछ प्लांट होते हैं जो मीट खा लेते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोर्स। इंसेक्ट्स खाते हैं क्योंकि, है ना, जैसे हर्बीवोर्स हर्ब्स खाते हैं, कार्निवोर्स मीट खाते हैं, ओमनीवोर्स दोनों खाते हैं। ऐसे इंसेक्टिवोर्स क्या खाते होंगे?
इंसेक्ट्स खाते होंगे। और कार्निवोरस प्लांट, इनको कार्निवोरस प्लांट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये मीट खाते हैं एक तरीके से, है ना। अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्लांट्स आर इंसेक्टिवोर्स, इनको इंसेक्टिवोर्स बोलते हैं। दीज ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ये ग्रीन होते हैं। दे मेक देयर ओन फूड बाय द सेम वे एज दी अदर ग्रीन प्लांट्स, ये अपना खाना तो बनाते ही है पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। बट दीज प्लांट्स ट्रैप स्मॉल इंसेक्ट्स टू, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी ट्रैप कर लेते हैं, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी ट्रैप कर लेते हैं। मतलब ये अपना खाना तो बनाते ही है, ये इंसेक्ट्स को भी ट्रैप कर लेते हैं, इंसेक्ट्स को भी खाते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स, इनको इंसेक्टिवोर्स कहा जाता है या फिर कार्निवोर्स। इंसेक्टिवोर्स मतलब इंसेक्ट ईटिंग एनिमल्स, ओ सॉरी इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। दे डू सो टू ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द इंसेक्ट्स आफ्टर डाइजेस्टिंग दैम। तो ये लेते क्या है, उस जो मीट खाते हैं या जो इंसेक्ट्स खाते हैं उनसे मिलता क्या है, इन्हें नाइट्रोजन मिलती है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नाइट्रोजन की हेल्प से ही प्रोटीन बनेगा, है ना। और प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ना। दे डू सो टू ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द इंसेक्ट्स आफ्टर डाइजेस्टिंग दैम। सच प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड लीव्स टू कैच इंसेक्ट्स। तो इनकी जो लीव्स होती है वो अलग टाइप की होती है कुछ, जिससे क्या होता है, जैसे इंसेक्ट बैठा और वो लीव बंद हो जाती है जनरली, ठीक है। और बंद होती क्या है, इंसेक्ट अंदर फंस जाता है और वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है। कार्निवोरस प्लांट्स, अब थोड़े एग्जांपल्स देगा इसके। कार्निवोरस प्लांट्स लाइक द वीनस फ्लाई ट्रैप, ऐसी एक प्लांट होता है वीनस फ्लाई ट्रैप। एंड पिचर प्लांट, एक होता है पिचर प्लांट, या मिमोसा प्लांट भी एक आपने काफ़ी सुना होगा, है ना, लेकिन वो उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो वो भी एक डिफरेंट टाइप का प्लांट है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के प्लांट होते हैं, ठीक है, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, पिचर प्लांट हो गया। आर एडेप्टेड टू ग्रो इन सॉइल्स दैट डू नॉट हैव इनफ मिनरल्स, ठीक है। इनके पास क्या है कि जिस सॉइल में ये होते हैं उस सॉइल में ज़्यादा मिनरल्स नहीं होते हैं, मतलब उस सॉइल में ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं होता है। अब नाइट्रोजन कहीं ना कहीं से चाहिए, तो ये कहाँ से ले लेते हैं नाइट्रोजन, इंसेक्ट से। दीज प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट टू ऑब्टेन मिनरल्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी, तो उनकी बॉडी से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का एक जो है डिफरेंस दे रखे हैं, ये डिफरेंस आप याद कर लेना। और आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। कुछ कीवर्ड्स भी है यहाँ पे, इन कीवर्ड्स को आप याद कर लेना, ठीक है। आयोडीन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। और ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो ऊपर दे रखी है, ये एक्टिविटीज़ पढ़ने की कोशिश करना। बाकी जब आप क्लासरूम में आओगे तो इनको एक बार डेमोस्ट्रेट करके भी दिखा दिया जाएगा कि कैसे करना है या कैसे होगा, ठीक है। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपके एंड से, मेरे एंड से अभी अराउंड 57 मिनट्स का वीडियो हो गया है, 1 घंटे का वीडियो चला जाएगा। तो मुझे लगता है आज के लिए ये काफ़ी है और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं इसके, कोशिश करना कि अपने आप करो, और अगर अपने आप नहीं कर पा रहे हो तो भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे जल्दी ही इनके आंसर्स के साथ। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा चैप्टर, और इसी के साथ थैंक यू।